Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. When was the national anthem adopted in its हिंदी वर्जन? हिंदी वर्जन में नेशनल एंथम को अडॉप्ट कब किया गया था? तो देखिए हमारा नेशनल एंथम है क्या है, ये जन गण मन जनगण मन, ये हमारा नेशनल एंथम है। और ये ओरिजिनली लिखा गया था बंगाली में ओरिजिनली लिखा गया था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को। सो द आंसर इज ए, 24 जनवरी 1950। ओके, 24 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था। फिर ये 27 दिसंबर 1911 में इसको पहली बार गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 में इसको पहली बार गाया गया था। कब? कोलकाता सेशन हुआ था, वहाँ पे कोलकाता सेशन में इसको गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू, आर्टिकल 60 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो रिफ़र क्या करता है? तो ये रिफ़र करता है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। आंसर इज बी। आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट. It states that the every president shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath or affirmation the presence of the Chief Justice of India, or in his absence the senior most judge of the Supreme Court available. फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट इन इंडिया इज डन बाय, फॉर्मेशन जो न्यू स्टेट इंडिया में अगर कोई न्यू स्टेट बनता है तो वो कैसे होता है? तो वो होता है सिंपल मेजॉरिटी से। आंसर इज बी। और ये किस में हुए? आर्टिकल 3 में ये कहा गया है। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि कोई नया स्टेट बन सकता है कैसे? सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, या तो यूनाइट कर दे दो या दो से ज़्यादा स्टेट को एक पार्ट में कर दे, या फिर यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। ओके, तो एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन फॉर्म न्यू स्टेट, अल्टर द एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स इन इंडिया बाय ए लॉ पास्ड बाय ए सिंपल मेजॉरिटी। In which area was the Central Pollution Control Board CPCB established? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश कब हुआ? ये इस्टेब्लिश हुआ 1974 में। Which of the following ministries deal with the subject of urban local government at the center? अर्बन लोकल गवर्नमेंट सेंटर डील करता है, किससे डील करता है? किस मिनिस्ट्री से? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, बिल्कुल सही। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जब इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, यूटी की जब बात होती है तो होम अफेयर का भी ये भी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब कैंटोनमेंट एरिया की बात होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं उनकी जब बात होती है ना, तब ये भी हैं। ओके, so the answer is all of the above. Who was elected as the permanent chairman of Constituent Assembly? परमानेंट चेयरमैन कौन बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी थी तो टेम्पररी चेयरमैन बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर सच्चिदानंद इनका नाम था, सच्चिदानंद इनका नाम था, सिन्हा थे ये कब बैठे थे? जब 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक बैठी थी तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। फिर उसके बाद
11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को बैठा कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये परमानेंटली थे। और इनका नाम प्रपोज किसने किया था? JB कृपलानी ने इनका नाम प्रपोज किया था। Which of the following statements is incorrect about the Constituent Assembly? Constituent Assembly के लिए incorrect statement पूछ रहा है, तो इनमें incorrect है it was elected on the basis of universal adult franchise. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब होता है तो इसका मतलब होता है 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं इंडियन, वो वोट करने के लिए उनका राइट्स है वोट करना। The member of Constituent Assembly were elected by the Legislative Assembly of the provinces on the basis of indirect election. Direct election नहीं हुआ था, indirect election हुआ था। क्योंकि indirect election में मतलब डायरेक्ट इलेक्शन में एडल्ट सफरेज वाली बात होती है। एडल्ट सफरेज मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात होती है डायरेक्ट इलेक्शन में। इनडायरेक्ट इलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। A person can be appointed as Attorney General of India provided he or she is qualified to be appointed as which among the following? तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुआ है, तो अपॉइंट होने के लिए उसको क्या क्वालिफाइड होना ज़रूरी है? तो उसको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसकी इतनी क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। और ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में। ओके, इस आर्टिकल में ये बताया गया है। In case of conflict between directive principles and fundamental rights, which shall prevail? Directive principles और fundamental rights में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन सा प्रिवेल करेगा? तो प्रिवेल करेगा क्या? फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। इट्स नॉट इन्फोर्सिएबल। ओके, इन्फोर्सिएबल नहीं है तो मतलब इन्फोर्सिएबल नहीं है का मतलब आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखिए स्टेट ये चीज़ कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो भी लॉज दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट के पास रिसोर्सेस ना हो, तो ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। Which among the following articles helped the madrasas in India to remain out of purview of the Right to Education Act? तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें मदरसा की बात होती है? तो ये है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 प्रोवाइड करता है क्या? एब्सोल्यूट राइट टू द माइनॉरिटीज दैट दे कैन एस्टैब्लिश देयर ओन लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट। और इसके लिए वो समय समय पर ग्रांट इन एड की बात कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.